उस चैप्टर का नेम या उस कॉन्सेप्ट का नेम मेंशन कर दीजिए और मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग के चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दी जाए। सो अगर इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो आप इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग चैनल को सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसको क्लिक कर दीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अगर फ्यूचर में अपलोड किए जाए तो उसका नोटिस भी आपको मिल जाए। सो जोली कोचिंग और इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। तो चलिए सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आखिरकार सब्सिडरी बुक्स होता क्या है, होती क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। सो यहां पर हमें कहा गया है इन एवरी बिजनेस द मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू कैश, सेल्स एंड परचेज। कोई भी बिजनेस हो उसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस कैश के रिगार्डिंग होती हैं, सेल्स के रिगार्डिंग होती है या फिर परचेज के रिगार्डिंग होती है। So it is convenient to keep a separate register for each such class of transactions. So अगर बिजनेस कन्वीनियंटली अपना बिजनेस रन करना चाहता है, कोई भी डिफिकल्टी में नहीं पड़ना चाहता, तो उसके लिए ये इजी रहेगा कि कैश, सेल्स और परचेज की एंट्रीज को वो एक सेपरेट रजिस्टर में रिकॉर्ड करे ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को रेफर करने की जरूरत पड़े तो वो डायरेक्टली उस बुक को उठाए जिसके रिगार्डिंग वो ट्रांजैक्शन है। अगर परचेज की ट्रांजैक्शन है तो वो परचेज बुक को रेफर करेगा और अगर सेल की है तो सेल बुक को रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं व्हेन अ बिजनेस मेंटेन्स सेपरेट बुक टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैश, सेल्स एंड परचेज देन दैट बुक्स आर कॉल्ड एज सब्सिडरी और स्पेशल पर्पस बुक। जब एक बिजनेस कैश, सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और सेपरेट बुक मेंटेन कर लेता है तो उन बुक्स को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स। हेंस सब्सिडरी बुक्स इंक्लूड परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। जनरली जो सब्सिडरी बुक्स हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं लेकिन मेजरली ये 4 टाइप्स हमारे पास हैं जिसमें से आज हम परचेज बुक के बारे में बात करेंगे। परचेज बुक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन ये नोट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, नो नीड टू एंटर द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। अगर एक बिजनेस सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहा है तो उसको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास परचेज बुक है, सेल्स बुक है और कैश बुक भी है। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेक्चर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। अब क्योंकि आप जर्नल प्रिपेयर नहीं कर रहे तो डायरेक्टली आपको लेजर प्रिपेयर करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स। सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर कंक्लूड किया जाए तो सिंपल है, अगर एक बिजनेस सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहा है तो उसको जर्नल एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। लेजर वो पास करेगा, लेजर में वो पोस्टिंग करेगा, लेकिन किसकी हेल्प से, डायरेक्टली उन सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से। यानी जर्नल को पास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टली उन बुक्स को यूज करते हुए आप लेजर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम परचेज बुक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी वाले आते हैं यानी कि जीएसटी कंसेप्ट के साथ आते हैं। सो ये हमारे पास है परचेज बुक का मीनिंग। इट इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। सो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। परचेज बुक ऐसी बुक है जिसमें सिर्फ परचेज के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन परचेज किस चीज की होनी चाहिए, सबसे पहले तो वो परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए, दूसरा वो परचेज क्रेडिट बेसिस पर होना चाहिए। सो ये 2 कंडीशंस यहाँ पर भी मैंने पॉइंट आउट करके रख दी हैं। परचेज बुक सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो परचेज में हो, और परचेज किस चीज की हो, पहला तो वो परचेज गुड्स की हो। एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, उसके लिए आपको सेपरेट जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि परचेज बुक में अगर आप एंट्रीज रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो परचेज की ही एंट्रीज होनी चाहिए, और वो परचेज किस चीज की होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। और गुड्स क्या होती हैं आई होप पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक्सप्लेन कर देते हैं। जो बिजनेस जिन गुड्स में डील करता है उसको हम उसकी गुड्स बोलते हैं। सपोज अगर एक पर्सन
क्लोथ्स में डील करता है तो क्लोथ्स उसकी क्या होंगी, गुड्स होंगी। और अगर वो कोई मशीन परचेज करता है क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो वो उसकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो उसकी एसेट्स हैं, गुड्स नहीं है। अगर वो फर्नीचर परचेज करता है तो वो उसकी एसेट्स हैं, गुड्स नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर किस चीज़ का है, क्लोथ्स का। अगर वो फर्नीचर परचेज कर रहा है मार्केट से तो वो उसकी गुड्स नहीं होंगी। सो सिंपल है, अगर आपको क्वेश्चन में ये अंडरस्टैंड करना है कि ये गुड्स हैं कि नहीं, इसको हम एंटर करें कि नहीं एंटर करें, तो सिंपल है, आपको क्वेश्चन के ऊपर एक हेडिंग दी जाएगी कि ये बिजनेसमैन इस चीज में डील करता है। जिस थिंग्स में वो डील कर रहा होगा वो उसकी गुड्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेशनरी शॉप है और वो डील करती है स्टेशनरी में तो सभी स्टेशनरीज उसकी गुड्स होंगी। सपोज पेपर, पेंसिल, पेन्स, रेजर्स, ये सभी उसकी क्या मानी जाएंगी, गुड्स, क्योंकि वो उन गुड्स में, उन थिंग्स में डील करता है। लेकिन अगर वो फर्नीचर परचेज करता है या फिर कोई डिस्प्ले बोर्ड परचेज करता है अपनी स्टेशनरी को डिस्प्ले करने के लिए तो वो उसकी एसेट्स हैं, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन रीड करोगे इन दोनों कंडीशंस को आपने चेक करना है और अगर ये दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती हैं फिर आपको वो एंट्री रिकॉर्ड करनी। सो ये बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए, एसेट्स नहीं। और वो परचेज कौन से बेसिस पे होनी चाहिए, क्रेडिट बेसिस पर। अगर आपने उधार पर सामान खरीदा है, परचेज की हैं गुड्स लेकिन उधार पर की हैं, तभी उनको रिकॉर्ड करना है। अगर वो कैश बेसिस पर है, आपने कैश बेसिस पर गुड्स परचेज की हैं तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ये दोनों ही कंडीशन सबसे पहले सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला परचेज होना चाहिए गुड्स का, दूसरा वो क्रेडिट बेसिस पर होनी चाहिए। सो परचेज बुक की इतनी डिटेल अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन, द रफ बुक्स ऑफ मैसर्स नरेन एंड कंपनी डील्स इन स्टेशनरी कॉन्टेन्स द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करते हुए ये देखना है कि बुक्स किसकी हैं और वो किस में डील करता है। नरेन एंड कंपनी की बुक्स हैं और वो डील करता है स्टेशनरी में। सो जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स होंगी वो आपने रिकॉर्ड करनी है परचेज बुक में। और ये भी ध्यान रखना है कि वो क्रेडिट बेसिस पर होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा कि वो क्रेडिट बेसिस पर हैं या नहीं, तो सिंपल है, अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं बताया हुआ कि ये जो परचेज की गई हैं गुड्स वो परचेज की गई हैं कैश पर या फिर क्रेडिट पर, मगर कुछ बताया ही नहीं हुआ, तो उस केस में आपने क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये क्रेडिट बेसिस पर है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपको नहीं मेंशन किया गया कि वो ऑन क्रेडिट पर है या ऑन कैश पर है, तो आपको उसको क्या अंडरस्टैंड करना है, ऑन क्रेडिट, कि वो उधार पर खरीदी गई है। अगर मेंशन किया गया है क्रेडिट पर है तब तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, सिंपल वो क्रेडिट पर है, आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। और अगर ऑन कैश लिखा है तो स्पेसिफाई किया गया कि ये कैश बेसिस पर परचेज है तो वो तो आपको रिकॉर्ड करनी ही नहीं। सो दो कंडीशंस चेक करनी है, गुड्स हैं फर्स्ट, सेकंड क्या वो क्रेडिट पर है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट पर ही हैं। सो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दी गई है डेट 2011 फरवरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब डेट्स नहीं प्रोवाइड की गई आपको, मंथ दे दिया गया है, ईयर दे दिया गया है, कौन सी डेट को कब परचेज किया नहीं मेंशन। फर्स्ट हमारे पास आता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। सो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो लिखा हुआ है परचेज्ड किए हैं आपने, गुड्स किए हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन नीचे बता दिया गया है कि आपने पेंसिल्स परचेज किए हैं और रजिस्टर्स परचेज किए हैं। पेंसिल्स और रजिस्टर्स एक स्टेशनरी शॉप के लिए क्या होंगी, गुड्स, क्योंकि वो इन्हीं में डील करता है। सो गुड्स परचेज किए हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है कि वो गुड्स हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि वो क्रेडिट बेसिस पर हों, उधार पर हों। सो यहाँ पर हमें क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये क्रेडिट बेसिस पर है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हैं देन हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी परचेज बुक में। सो परचेज बुक का सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लिखोगे परचेज बुक ऑफ मैसर्स नरेन एंड कंपनी, या फिर आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ नरेन एंड कंपनी, नीचे लिखोगे परचेज बुक, डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, अगर आपको क्वेश्चन में बिल नंबर दिया होगा तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, लेजर फोलियो, डिटेल, अमाउंट। सो क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ में एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं।
सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि हमने 5 ग्रॉस पेंसिल्स परचेज किए एट द रेट 10 पर ग्रॉस। सो यहाँ पर आपको ग्रॉस का मीनिंग पता होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है 12 डजन। सो आपने 12 डजन्स 5 पेंसिल्स के बॉक्सेस परचेज किए हैं और जिसका प्राइस क्या है 10 पर डजन। यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड आपको पर डजन दिया हुआ है। सो 5 इंटू 10 आपने करना है। तो सबसे पहले यहां पर कह रहे हैं 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 10 पर ग्रॉस। ग्रॉस का मीनिंग आपको अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया है, 12 डजन का मतलब होता है ग्रॉस। तो चलिए फर्स्ट हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहां पर आपको डेट तो दी नहीं हुई, इसलिए आप यहां पर 2011 फेब लिखने के बाद अपनी फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यहां पर आप लिखोगे 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 10 पर ग्रॉस। मतलब जो आपको लाइन दी गई है वही आपने सिंपली यहां पर मेंशन करनी है। सो 5 इंटू 10 ये आपका आ जाएगा 50। पहले आपने डिटेल में मेंशन करनी है। इनवॉइस नंबर आपको नहीं दिया तो इसको आप छोड़ दो। लेजर फॉल्यूम में भी आपने कुछ मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं 1 ग्रॉस रजिस्टर्ड एट द रेट 24 पर ग्रॉस। सो इस लाइन को भी आपने ऐसे ही मेंशन करना है। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 24 पर ग्रॉस। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 24। सो यहाँ पर आप लिखोगे 24। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि इतना परचेज करने के बाद आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया है। आई होप आपको पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसको आपने जर्नल एंट्रीज में शो नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पर आप शो करोगे क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है और वो अमाउंट आपने डिडक्ट भी करनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना टोटल कर लीजिए। ये आपका आएगा 74। अब इस टोटल अमाउंट पर आपको क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि है 10%। सो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि टोटल करने के बाद जो टोटल अमाउंट आई है उसके ऊपर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। सो यहां पर आप लिखोगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ब्रैकेट में आप लिख दो 10%। तो 74 का 10% आएगा 7.4, जो कि आपने क्या कर देना है, डिडक्ट। सो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 66.6। सो ये हमारा फर्स्ट जो एंट्री थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसमें SGST और CGST का कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो भी इसके साथ ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया। सो सपोज कर लेते हैं कि आपको जो टैक्स है वो 6% पे करना है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, ऐड, क्योंकि डिस्काउंट करने से आपकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है, इसलिए आपने डिस्काउंट को क्या कर दिया, माइनस। लेकिन क्योंकि टैक्स पे करने पर आपके अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए टैक्स को हम क्या करेंगे, ऐड। सो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है SGST और CGST, 6% ब्रैकेट में लिख दो। सो 6% आपको 66.6 के ऊपर अप्लाई करना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। गलती से भी आपको 74 के ऊपर 6% नहीं अप्लाई करना। सो जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपको 6% अप्लाई करना है। सो ये हमारे पास आएगा 3.996। सो इसको राउंड ऑफ करके हम 4 लिख सकते हैं, 4 and 4। अगर आपको पॉइंट्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सो टोटल हमारे पास हो गया 8। सो इसमें 8 हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 74.6, और इसको आपने कहां पर मेंशन कर देना है, अमाउंट वाले कॉलम में। सो ये थी फर्स्ट एंट्री जिसमें आपको कंडीशंस चेक करनी है, टैक्स कैसे डिडक्ट करना है, टैक्स कैसे ऐड करना है, और ट्रेड डिस्काउंट कैसे माइनस करना है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पहले डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद टैक्स अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री हमारे पास है परचेज फॉर कैश। जहां पर आपको कैश वर्ड दिख चुका है, आपने आगे एंट्री रीड करने की कोशिश ही नहीं करनी, क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ही नहीं।
अगर आप कैश बेसिस के ऊपर परचेज कर रहे हो, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो फिक्स्ड एसेट है, आपको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। ये एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश बेसिस पर है। नेक्स्ट, परचेज टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹800। यहाँ पर भी आपको दोनों कंडीशंस चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन आपने देखनी है कि क्या ये गुड्स हैं, सेकंड कंडीशन आपने देखनी है कि क्या ये क्रेडिट बेसिस पर है। हमारी फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड हो रही तो सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वो गुड्स होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आपको ऊपर देख लेना है कि जो बिजनेसमैन है वो किस में डील करता है, स्टेशनरी में। स्टेशनरी में क्या टाइपराइटर आता है? नहीं आता। स्टेशनरी में पेपर, पेन, पेंसिल्स, स्केल्स वगैरह वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन टाइपराइटर तो नहीं आता। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है कि टाइपराइटर किस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं, ऑफिस यूज़ के लिए। तो इसका मतलब ये टाइपराइटर बिजनेस की एसेट है, गुड्स नहीं है। क्योंकि ये गुड्स नहीं है इसलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, इसलिए हम इस एंट्री को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी। उधार पर हमने खरीदा है, लेकिन क्या खरीदा है, क्या परचेज किया है, गुड्स हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर। क्योंकि वाइट पेपर या फिर पेपर्स एक स्टेशनरी शॉप के लिए गुड्स होती हैं, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। और क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस पर है इसलिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारे पास है फोर्थ एंट्री। यहां पर हम लिख लेते हैं एंट्री नंबर 4। डेट नहीं दी गई तो हम एंट्री नंबर लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे 5 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट 10 पर रिम। लाइन आपको कैसे लिखनी है पता चल चुका है, इसलिए डायरेक्टली मैं अमाउंट्स एंटर कर देता हूँ। 5 रिम्स आपने परचेज किए हैं वाइट पेपर के, 10 रुपीज़ ईच। यहाँ पर आ जाएगा टोटल 50। नेक्स्ट, 10 रिम्स आपने परचेज किए हैं रूल्ड पेपर के और जिसका प्राइस है 15 पर रिम। 10 इंटू 15 कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 150। इसके अलावा हमने और कुछ परचेज नहीं किया। टोटल कर देते हैं और टोटल करने के बाद डिस्काउंट अप्लाई कर देते हैं। टोटल हमारे पास आ जाएगा 200 और डिस्काउंट हमें पे करना है 10%। 20 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 180। आई होप टैक्स कैसे आपको कैलकुलेट करना है, CGST या SGST वो पता लग गया होगा, इसलिए आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं 180। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। परचेज्ड 1 डजन इंक पोट्स एट द रेट 1.5 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रोस ऑन क्रेडिट। हाँ, एक पॉइंट जो आपको अभी तक नहीं बताया गया वो आपने मेंशन करना है। क्या है? जैसे कि फर्स्ट था परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। आपको यहां पर जब आपने एंट्रीज पास करनी है तो ऊपर लिखना है किसका नेम लिखना है जिससे आप परचेज कर रहे हो। ये पॉइंट मिस हो गया मेरे से भी। आपको यहां पर ब्राउन एंड कंपनी मेंशन करना है ताकि जब आप अपनी एंट्रीज रेफर करो तो आपको पता चल जाए कि ये 5 ग्रोस पेंसिल्स किससे परचेज की गई हैं। ब्राउन एंड कंपनी। ऐसे ही जो फोर्थ एंट्री है वो आपने किससे परचेज किए हैं, पेपर कंपनी। आपको ऊपर नेम मेंशन करना है पेपर। ऐसे ही जो फिफ्थ एंट्री है उसमें भी आपको नेम मेंशन करना है, किससे परचेज कर रहे हो आप, वर्मा ब्रोस, मेसर्स वर्मा ब्रोस। नेम मेंशन करने के बाद आपको ऐसे ही एंट्रीज पास करनी है जैसे एक्सप्लेन किया गया। फिफ्थ एंट्री में भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, क्या ये गुड्स हैं, क्योंकि इंक पोर्ट्स हैं इसका मतलब ये आपकी गुड्स हैं। सेकंड, क्या क्रेडिट बेसिस पर है, हाँ क्रेडिट बेसिस पर है। इसको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइन आपको लिखनी है 1 डजन इंक पोर्ट्स एट द रेट 1.5 ईच। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एंट्री पास करते हुए आपको यहां पर ध्यान रखना है 1.5 ईच लिखा है, ईच पीस। 1 इंक पोर्ट आपको कितने का पड़ रहा है, 1.5, और आपने 1 डजन परचेज किया है। 1 डजन में कितने इंक पोर्ट्स आएंगे, 12।
सो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो ध्यान से एंट्रीज पास करनी है, ये ना हो कि हड़बड़ी में गलत एंट्रीज पास हो जाए और मार्क्स ना मिले। सो 12 इंपोर्ट्स और एक इंपोर्ट का प्राइस है 1.5। सो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट आएगी वो हमें मेंशन करनी है। सो ये हमारे पास आ जाएगी 18। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 18। अब क्योंकि इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्टली अमाउंट में भी हम मेंशन कर देंगे 18। सो आई